नमस्ते बच्चों। गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो चैट विंडो पर रिप्लाई कर दीजिए। नमस्ते बेटा, गुड मॉर्निंग, क्लियर है, राइट। चलिए बाकी लोग हमें ज्वाइन करते हैं, तब तक आप ये कॉपी करिए। स्टेबिलिटी अमंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे बात चल रही थी, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करनी है, तो आप नोट करिए जब तक बाकी लोग हमें ज्वाइन करते हैं। पीडीएफ शेयर नहीं की, बोर्ड पे लिख रहा हूं यार, तुम कॉपी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा और क्या होगा। फ्राइस रूल मैंने बता तो दिया था ना, मोर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये लिखवा दिया था ना, बाकी कोई जगह नहीं छोड़नी, लिखवा दिया था ना ये फ्राइस रूल में। हाँ, तो जगह नहीं छोड़नी है। आगे भी ये क्वेश्चंस कॉपी करिए। चलिए, जिन बच्चों ने क्वेश्चंस कॉपी कर लिए हैं वो अब ये वाले क्वेश्चंस कॉपी करिए, ये वाले क्वेश्चंस कॉपी करिए। बेटा क्लास स्टार्ट हुए 2 मिनट हो गया है, तो जिन बच्चों ने राइट टाइम पे ज्वाइन किया था वो लोग पिछली स्लाइड को कॉपी कर चुके हैं, तो अब सभी लोग ये वाली स्लाइड कॉपी करिए। आप अब ये कॉपी करिए, दैट्स इट। कोई बात नहीं, अभी हम लोग वहां पर आएंगे तब कॉपी करना, अभी फिलहाल ये कॉपी करिए। चलिए अब मैं अपनी बातचीत को स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। हम लोग रेजोनेंस इफेक्ट की बात कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर करते हैं उसके कुछ पॉइंट्स लिखे थे, तो उस पर बेस्ड अप क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। जब कभी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को आपस में कंपेयर करना हो तो रूल्स जिस ऑर्डर में लिखाए गए हैं उसी ऑर्डर में आपको अप्लाई करना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जब भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी आपस में कंपेयर करनी हो, रेजोनेंस स्टेबिलिटी के जो रूल्स जिस ऑर्डर में लिखवाए गए हैं उसी ऑर्डर में आपको अप्लाई करना है। रूल नंबर 1, एक बार फटाफट उन रूल्स को रिव्यू कर लेते हैं। रूल नंबर 1, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंप्लीट ऑक्टेट है तो ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होती है। रूल नंबर 2, अगर न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, न्यूट्रल मतलब जिसपे कोई चार्ज दिखे ही नहीं, तो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रूल नंबर 3, अगर चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे,
और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे अच्छा लगता है, सच RS विल बी मोर स्टेबल। रूल नंबर 4, अगर लाइक चार्जेस हैं तो दूर अगर होंगे ज्यादा स्टेबल होगा, अगर अनलाइक चार्जेस हैं पास होंगे ज्यादा स्टेबल होगा। लास्ट रूल, फ्राइस रूल, मोर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी। तो अब इनको अप्लाई कैसे करते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्टली ऑर्डर में अप्लाई करना है। जैसे अब ये सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। एग्जांपल 1 में हमें 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दी हैं, इनमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। स्टेबिलिटी कंपेयर आप तब कर पाओगे स्टेबिलिटी आप कंपेयर तब कर पाओगे जब आपको लोन पेयर का आइडिया हो। और लोन पेयर का आइडिया किससे लगेगा, जो 3 एटम्स के रूल मैंने आपको बताए थे। कार्बन पे 3 बॉन्ड हो पॉजिटिव चार्ज, 3 बॉन्ड के साथ लोन पेयर हो नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे 2 बॉन्ड तो 2 लोन पेयर, 3 बॉन्ड लोन पेयर तो पॉजिटिव चार्ज। तो वो जो आपने ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन के बारे में जो बेसिक चीजें लिखी हुई थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त, वो आपको मदद करेगा। तो देखिएगा, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहां पर 2 लोन पेयर ये बना दिए। ऐसे ही यहां देखते हैं 3 बॉन्ड है तो पक्का 1 लोन पेयर होगा, तो जहां लोन पेयर है पहले वो लगा लो हिसाब से, क्योंकि ऑक्टेट की कैलकुलेशन करनी है ना। अब देखते हैं इस कार्बन को अगर हम चेक करें तो इस कार्बन ने केवल 3 बॉन्ड बनाए हैं, 1 कोवेलेंट बॉन्ड यहां पर और 2 कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में। तो ये कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो हमें फर्स्ट में कार्बन जिस पर पॉजिटिव है उस पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट नजर आ रहा है। अगर हम यहां देखें कार्बन को चेक करें, डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड यहां पर, तो 8 इलेक्ट्रॉन है पूरे, कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्सीजन में भी 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर है, तो कंप्लीट ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, मतलब दिस इज RS विद कंप्लीट ऑक्टेट। सेकेंड वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों एटम्स के ऑक्टेट कंप्लीट हैं, लेकिन फर्स्ट वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अगर एक भी एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाली RS के कंपैरिजन में कंप्लीट ऑक्टेट वाली RS विल बी मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो सेकेंड इज RS विद कंप्लीट ऑक्टेट, फर्स्ट इज RS विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कई बच्चे मेरे से कहते हैं सर आप गलत कह रहे हो। मैं कहता हूं क्यों? बोले सर दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। मैंने कि कैसे? बोले सर हाइड्रोजन को आप चेक करो ना। प्लीज हाइड्रोजन का मजाक मेरे साथ ना करें, ना खुद के साथ करें। ये जो ऑक्टेट हम कैलकुलेट करते हैं वो सेकंड पीरियड एलिमेंट का चेक करते हैं, हाइड्रोजन के औकात नहीं है 8 इलेक्ट्रॉन की, तो ऐसा मजाक प्लीज ना करें, ठीक है? ऐसी बात भी ना करें, ना दिमाग में सोचें कि हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है इसलिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, क्या बकवास है, ठीक है? चलो, तो एग्जाम्पल 1 में सेकेंड इज मोर स्टेबल। एग्जाम्पल 2 देखिए, चलना आपको ऑर्डर में चाहिए तो पहले ऑक्टेट कंप्लीट करिए, बट ऑक्टेट कंप्लीट करने के पहले लोन पेयर का लफड़ा तो देख लो। तो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के रूल से लोन पेयर समझ में आएंगे, लगाते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो भैया यहां 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड 2 लोन पेयर। डेफिनेटली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनी होगी, ये ऐसे बनी होगी, ऐसे लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन की वजह से RS बनी होगी। अच्छा, यहां पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 3 लोन पेयर होंगे, 3 बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज तो 1 लोन पेयर, डेफिनेटली ऐसा रहा होगा, ऐसा, तो यहां पर 1 लोन पेयर बचा होगा, ठीक? तो हमारे बेसिक रूल से हमने लोन पेयर पता कर लिए। अब ऑक्टेट चेक करते हैं। ऑक्टेट, कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है भैया। इस ऑक्सीजन के
8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ये तो ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 2 4 6 8 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। मतलब अगर पहला पॉइंट मैं चेक करूं तो पहला पॉइंट तो दोनों में कंप्लीट ऑक्टेट है, इसमें भी कंप्लीट ऑक्टेट है और इसमें भी कंप्लीट ऑक्टेट है। ऑक्टेट से बात नहीं बन रही है। तो पॉइंट नंबर 2, वो आरएस ज्यादा स्टेबल होती है जिसपे नेट चार्ज नहीं होता। न्यूट्रल आरएस इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड आरएस। इस पे कोई चार्जेस नहीं है तो मैं कहूंगा दिस इज न्यूट्रल आरएस एंड दिस इज आरएस विद चार्जेस। Definitely neutral RS is more stable than charged RS. तो first is more stable than second. मतलब ये वाला क्वेश्चन रूल नंबर 2 पर आकर हुआ। इसको देखते हैं। पहले ऑक्टेट का हिसाब। कार्बन पे अगर नेगेटिव है मतलब पक्के से वहां पर 3 बॉन्ड हैं, तो एक बॉन्ड तो दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन होंगे, CH2 और एक लोन पेयर होगा। क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव अगर है मतलब 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो वो CH2 होगा। अच्छा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी वजह से बनी होगी, ऐसी ये बनी है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो 3 लोन पेयर और ये CH2 है ही। अब आप ऑक्टेट अगर चेक करें तो मुझे लगता है ऑक्टेट तो सभी का कंप्लीट है। किसी भी सेकंड पीरियड एलिमेंट का आप चेक करिए, इस कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इस कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इस ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इस कार्बन का 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, क्योंकि 2 4 6 और लोन पेयर। यहां पर भी सब कंप्लीट, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी, 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी और 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी, सभी का कंप्लीट ऑक्टेट है। मतलब ऑक्टेट तो सबका कंप्लीट है। कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, उससे बात बन नहीं रही। तो रूल नंबर 2 कहता है न्यूट्रल इज बेटर देन चार्ज्ड, बट दे बोथ आर चार्ज्ड। ये भी चार्ज्ड है, ये भी चार्ज्ड है, तो नोबडी इज न्यूट्रल, बोथ आर चार्ज्ड। ये भी चार्ज्ड और ये भी चार्ज्ड है, तो पॉइंट नंबर 2 से भी बात नहीं बन रही है। तो पॉइंट नंबर 3 कहता है अगर चार्जेस हैं तो क्या वो अलग अलग एटम पर हैं? हाँ, यहां पर C नेगेटिव है और यहां पर O नेगेटिव है। तो भैया रूल नंबर 3 कहता है अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अच्छा लगता है। तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन की कार्बन से ज्यादा होती है, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब स्टेबिलिटी में सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। तो बिल्कुल रूल टू रूल चलना है आपको। समझ में आई बात? छाप लो। नोट कर लिया? जल्दी छापो, जल्दी छापो, जल्दी छापो। चलो आगे बढ़ते हैं। एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि थर्ड में ऑक्सीजन के लोन पे ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकते? क्या आप में से कोई उन भाई साहब को जवाब देगा कि ये लोन पेयर ऑक्सीजन का ट्रांसफर क्यों नहीं हो सकता? भाई साहब को जवाब दीजिए। तो भैया बाकी लोग सब कह रहे हैं कि भैया ट्रांसफर तब होते हैं जब कॉन्जुगेशन हो। ये लोन पेयर का पाई के साथ कोई कॉन्जुगेशन नहीं है तो काहे के लिए ट्रांसफर होगा? फिर तो ऐसे कैसे बात करते हो यार? पुराना जब पढ़ा हुआ है फिर क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहां बनाते हैं? जहां कॉन्जुगेशन हो। चलो आगे बढ़ते हैं।
ध्यान देना, एक भाई साहब पूछ रहे थे कि सर यहां पर ये वाला एरो क्यों नहीं आया, ये वाला एरो फोर्थ में। कोई जवाब देगा उन भाई साहब को कि ये एरो क्यों नहीं आया? दीजिए जरा जवाब। एक भाई साहब पूछ रहे थे, मैं देख रहा था। हाँ तो देखो, तुम्हारे दोस्त ही तुम्हें जवाब दे देंगे, वो भी इसी क्लास में पढ़ते हो, तुम भी इसी क्लास में पढ़ते हो। भैया ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। और कमल सर ने पढ़ाया था कि ये जो एरो लगता है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में लगता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड के बीच में नहीं। तो प्लीज बेसिक्स को याद रखें। चलो तो तुम क्या बेसिक्स को भूल जाते हो, ये दिक्कत है। हाँ जी, इसमें हमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए, एक रेजोनेंस हाइब्रिड दिया है। ठीक है, देखते हैं अभी। सबसे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, तो उसके लिए लोन पेयर देखते हैं। तो यहां पर भैया 2 लोन पेयर होंगे, यहां पर 3 बॉन्ड संग लोन पेयर, यहां पर 3 बॉन्ड लोन पेयर, ऐसा होगा। तो मैंने वो बेसिक रूल्स लगा के लोन पेयर लगा दिए। ठीक है, देखो नाइट्रोजन पे 2 बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर होंगे। तो वही नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, तीनों के जो रूल्स मैंने बताया था उनका ध्यान रखना है। चलिए अब देखें, ऑक्टेट चेक करिए। तो मुझे लगता है ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट, सबका कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। इसका मतलब ऑक्टेट से बात नहीं बन रही है, पॉइंट नंबर 1 काम नहीं कर रहा है। ओके, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। न्यूट्रल इज बेटर देन चार्ज्ड, 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 ये तो तीनों के तीनों चार्ज्ड है। नोबडी इज न्यूट्रल, तो पॉइंट नंबर 2 भी काम नहीं कर रहा है। तो पॉइंट नंबर 3 चार्ज्ड है, तो भैया चार्जेस के अलग अलग एटम पर है। हाँ, यहां पर एन पर नेगेटिव, यहां पर ओ पर नेगेटिव, यहां पर सी पर नेगेटिव, बात बन गई। रूल नंबर 3 से बात बन गई। नेगेटिव चार्ज अलग अलग एटम पर है, तो नेगेटिव चार्ज लालची पे अच्छा लगता है। सबसे ज्यादा लालची है ओ, फिर एन, फिर सी। तो जहां पर ओ पर नेगेटिव है वो आर एस सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर एन पर नेगेटिव वाली आर एस ज्यादा स्टेबल, और फिर सी पर नेगेटिव वाली आर एस ज्यादा स्टेबल। मतलब ये पॉइंट नंबर 3 से हो रहा है। तो मैं अगर स्टेबिलिटी लिखूं, स्टेबिलिटी लिखूं इन तीनों में, इन तीनों में स्टेबिलिटी अगर मैं लिखूं, यहां लिख देता हूं। तो ओ पे नेगेटिव कहां है? सेकंड में। फिर एन पे नेगेटिव कहां है? थर्ड में। फिर सी पे नेगेटिव कहां है? फर्स्ट में। तो भैया ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, ओ पे नेगेटिव, बढ़िया, फिर एन पे नेगेटिव, फिर सी पे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा लालची पे अच्छा लगता है। लेकिन अब सुनो, वो तीनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, चौथा वाला रेजोनेंस हाइब्रिड है, विच इज द रियल मॉलिक्यूल। तो कभी अगर ऐसा मजाक कर ले कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के साथ साथ वो रेजोनेंस हाइब्रिड भी दे दे और उसकी भी स्टेबिलिटी उनके साथ में पूछ ले, तो याद रखिएगा डेफिनेटली जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो अपनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में तो ज्यादा स्टेबल होगा ही, दैट इज अ रियल मॉलिक्यूल। तो रेजोनेंस हाइब्रिड हमेशा रूल है ये कि रेजोनेंस हाइब्रिड किसी भी मॉलिक्यूल का मोस्ट स्टेबल कंपेयर टू एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल होता है वो डेफिनेटली ज्यादा स्टेबल होता है। वो तो सबसे ज्यादा स्टेबल है ही, रेजोनेंस हाइब्रिड तो एक्चुअल मॉलिक्यूल है। तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी है, बट रेजोनेंस हाइब्रिड तो भाई साहब हाईएस्ट स्टेबल होगा ही, ध्यान रखना। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर, रेजोनेंस हाइब्रिड तो अनडाउटली हाईएस्ट होना ही है, कोई डाउट ही नहीं है। हम जो पढ़ रहे हैं वो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी में कंपैरिजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, छाप लो उसको। चलो अब सुनो, इकट्ठे ही छाप लेना। अब मैं इसमें कर रहा हूं एनिलीन। अब एनिलीन की ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं और ये जनाब रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड तो मोस्ट स्टेबल है ही, कोई डाउट ही नहीं उसमें। तो रेजोनेंस हाइब्रिड तो मोस्ट स्टेबल है ही, कोई डाउट ही नहीं है। अब फर्स्ट से फिफ्थ तक में हमें कंपेयर करना है। तरीका वही, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जब भी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है पहले ऑक्टेट को चेक करो। बताओ मुझे फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक में कौन कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट तुम्हें दिखता है, चैट विंडो पे बताइए मुझे। एनिलीन की फर्स्ट से फिफ्थ में
किसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है? बेटा जिनको भी मेरे से कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है आज डाउट सेशन में पूछिएगा, ठीक है? लंबी चेन वाला रूल या एक सर आप डांटोगे तो नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं तो आज अपन डाउट क्लास में मिलते हैं, बिल्कुल मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है? चर्चा करेंगे ना हम। यहाँ तो क्या चैट विंडो पे समझ में आता नहीं है, तो वहां पर अपन 1 to 1 बात करेंगे, बिल्कुल फेस टू फेस बात करेंगे, तब थोड़ा सा अच्छा इंटरेक्शन अपन लोगों का होगा। तो जो भी आपके क्वेश्चन है अपन वहां बात करेंगे। डाउट सेशन में आज IUPAC का जो क्वेश्चन बैंक है जो बच गया था वो आज डिस्कस होगा और साथ में आपसे चर्चा होगी, ठीक है? और मैंने अपने डिपार्टमेंट जो IT डिपार्टमेंट उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो मीटिंग वाला लिंक आपको देंगे ताकि आप मुझसे चर्चा कर पाए। तो जो भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज आप, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम, ठीक है? चलो, एक जनाब है वो पूछ रहे हैं कि सर आपने एनिलीन कब पढ़ाया? आप सोचिए यार, ये तो हालात हैं देश के। एनिलीन कब पढ़ाया? मुझे लगता है शायद मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था तो पहला एग्जांपल एनिलीन से सिखाया था, क्या बोलते हो? और जनाब क्या बोल रहे हैं नींद में, बोले आपने एनिलीन कब पढ़ाया? हद है यार। चलो, तो कई तो क्या बरसों में क्लास अटेंड करते हैं, एक आध बरस में एक आध ले ली। हाँ जी, फर्स्ट से फिफ्थ। तो मैं आपसे पूछ रहा था किसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट, तो कुछ जवाब मेरे पास आ रहे थे कि सर सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ, फोर्थ का इनका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। अरे भाई साहब, भाई साहब, नाइट्रोजन एक दो बॉन्ड ये और दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दोनों के साथ अलग अलग बनाएगा, तो 4 बॉन्ड बराबर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं है, यही तो गलती तुम लोग करते हो। तुम लोग जहां पॉजिटिव देगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट कर देते हो, ये बेवकूफी ना करें। नाइट्रोजन पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इस पे भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, ठीक है? अच्छा, कार्बन पे भी यहां पर हाइड्रोजन होगा ही और नेगेटिव है तो लोन पेयर है, तो कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी नहीं है जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। सबको अपनी गलती समझ में आ गई? जो गलती कर रहे थे तो ऐसे नहीं करना, ठीक है? तो कभी भी ये दिमाग में नहीं रखना कि जहां पॉजिटिव होगा वहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, नहीं। ओ पे पॉजिटिव या एन पर पॉजिटिव होता है कंप्लीट ऑक्टेट के साथ, इट इज ए फॉर्मल चार्ज, इट इज नॉट रियल डेफिशिएंसी, ध्यान रखें। चलो, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट नहीं भैया, पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ऑक्टेट वाला फंडा काम कर नहीं रहा है। फिर क्या करूं? तो पॉइंट नंबर टू क्या कहता है? न्यूट्रल आरएस इज मोर स्टेबल देन चार्ज्ड आरएस। तो न्यूट्रल कौन कौन सी है? फर्स्ट और फिफ्थ आप चेक करिए, कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, और बाकी में चार्जेस हैं। इसका मतलब जो मुझे हल्का सा नजर आ रहा है कि फर्स्ट और फिफ्थ ये बेटर है सेकंड, थर्ड और फोर्थ से। ये कौन सा पॉइंट है? ये न्यूट्रल और ये चार्ज्ड, ये वाला पॉइंट हल्का सा काम कर रहा है, इससे थोड़ा सा सेग्रीगेशन हुआ। चलो एनीवे, अब आगे देखते हैं आगे क्या। अब चार्ज्ड में करते हैं एक बार। चार्ज्ड में चेक करें तो पॉजिटिव तीनों में नाइट्रोजन पर है, नेगेटिव तीनों में कार्बन पे ही दिख रहा है, अंतर ही नहीं है। तो चार्ज्ड वाला फंडा तो तब काम करेगा जब नेगेटिव चार्ज अगर है तो उसमें अंतर हो, एक आरएस में अलग एटम पर हो, दूसरी आरएस में अलग एटम पर हो, या पॉजिटिव चार्ज अगर है तो अलग अलग एटम पे हो, तब तो कंपेयर कर पाएंगे। यहां कैसे कंपेयर करेंगे? तीनों के तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर ही है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पे ही है, तो कंपेयर कैसे करें? इसका मतलब वो पॉइंट भी काम नहीं कर रहा है, थर्ड पॉइंट अब काम नहीं कर रहा है। तो फिर पॉइंट नंबर फोर क्या कहता है कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो दूर होने चाहिए, अनलाइक चार्जेस तो पास होने चाहिए। ऐसा क्यों? तो इसको समझने के लिए काम करते हैं। सुनो, ये मेरे पास कोई चीज है, इसको अगर मैं छोड़ दूं तो कहां जाएगी? छोड़ दूं तो कहां जाएगी? बताओ जरा, इसको छोड़ दूं तो नीचे जाएगी। देखें, छोड़ के देखो, और ले, ये तो नीचे चली गई यार, ये तो नीचे चली गई भाई। चलो सुनो सुनो सुनो, अच्छा ये वाली चीज अभी यहां पर है, अब यहां पर है, अब यहां पर है, अब यहां पर है। बताइए सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या हो रहा है? जब ये यहां है उसके कंपैरिजन में यहां है तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है कि कम है? यहां है तो ज्यादा है कि कम है? बताओ क्या हो रहा है?
अच्छा, इंक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, ओके ओके ओके, मतलब आप मुझे बता रहे हो कि सर जब ये यहां है उसके कंपैरिजन में जब ये और हाइट पे आप लेके जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और हाइट पे लेके जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब सुनो, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाना फिजिक्स वालों का काम होता है, केमिस्ट्री वालों का काम नहीं होता, तो मुझको तो नहीं आती पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन मुझे एक बात पता है, क्या? जो वो चाहता है उसे करने दो, वरना बढ़ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। भाई ये जो जनाब है हमारे, ये जनाब नीचे जाना चाहते हैं, ये जनाब नीचे जाना चाहते हैं, और जो ये चाहते हैं उसके अगेंस्ट अगर मैं काम करूंगा तो इन जनाब की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ये जनाब नीचे जाना चाहते हैं, मैं ससुरा ऊपर लेके जा रहा हूं, चल ऊपर ऊपर ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मेरे को पोटेंशियल एनर्जी का पता नहीं ऐसा गट फील क्यों आता है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए सीधा फंडा क्या है, जो वो चाहता है उसे करने दो, वरना बढ़ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे लाइक चार्जेस, दो प्लस चार्जेस हैं, वो क्या चाहेंगे? मुझे लगता है दो प्लस चार्जेस दूर जाना चाहेंगे। अगर आप उनको पास लाओगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वो ससुरे दूर जाना चाहते हैं, तुम उनको उठा के पास ला रहे हो, तो बढ़ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे दो अपोजिट चार्जेस, प्लस माइनस चार्जेस, विलिंगली क्या चाहेंगे? प्लस माइनस चार्जेस साथ रहना चाहेंगे, पास में आना चाहेंगे, तुम उनको दूर लेके जाओ, फिर बढ़ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मेरे को नहीं आती, लेकिन मेरा फंडा ये कहता है, मेरी गट फीलिंग ये कहती है, पोटेंशियल एनर्जी जो वो चाहता है उसे करने दो, वरना बढ़ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप पढ़ना नहीं चाहते, आप विलिंगली क्या पढ़ना चाहते नहीं हो, आप चाहते हो जीवन 8वीं 9वीं 10वीं क्लास जैसे ही चले, आराम से मजा में, पढ़े पढ़े नहीं पढ़े नहीं पढ़े खेलते रहे। अब 11वीं से हर टीचर आता है, पढ़ो रे, तो बढ़ रही है तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। हायर दी पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबिलिटी कम हो रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फंडा क्या? जो वो चाहता है उसे करने दो, वरना बढ़ जाती है पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात? तो यहां देखिए, तो ये जो बोला ना मैंने अपनी लैंग्वेज में कि जो वो चाहता है उसे करने दो, वरना बढ़ जाती है पोटेंशियल एनर्जी, ये रूल नंबर 4 मेरी लैंग्वेज में, कि भैया लाइक चार्जेस दूर जाना चाहते हैं, पास लाओगे नॉट गुड, अनलाइक चार्जेस पास आना चाहते हैं, दूर जाओगे नॉट गुड। तो आप देखिए यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पास आना चाहते हैं, और तुमने क्या किया, यहां तो पास थे, इस ससुरे में आप दूर लेके चले गए, एक उस कोने में एक इस कोने में, एक नॉर्थ पोल पे एक साउथ पोल पे, बढ़ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो भैया स्टेबिलिटी कम, ठीक है, इसका मतलब इन तीनों में इन जनाब की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, क्योंकि अपोजिट चार्जेस पास आना चाहते हैं, यहां तो पास है बट यहां बेचारे दूर हो गए, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ बेटर है थर्ड से, ठीक है। तो हमारा हल्का हल्का आंसर ऐसा कुछ आ रहा है। अब फर्स्ट फिफ्थ में कैसे करें, सेकंड फोर्थ में कैसे करें, समझिए। एक टर्म आती है, यहां लिख रहा हूं मैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म ऑर्गेनिक के लिहाज से, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या मतलब होता है इसका? तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती हैं, दे हैव सेम स्टेबिलिटी, सेम स्टेबिलिटी, सेम पोटेंशियल एनर्जी, सेम इक्वल कंट्रीब्यूशन, इन रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जब भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, तो ये ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है जिनकी पोटेंशियल एनर्जी सेम होती है, जिनकी स्टेबिलिटी सेम होती है, दोनों रेजोनेंस हाइब्रिड में इक्वल कंट्री करती हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है, सर पता कैसे लगता है कि इक्विवेलेंट आरएस है? लग जाता है पता, मेरे को तो लग जाता है। जिनके मन साफ होते हैं ना, दिल साफ होता है, उनको तो पता लग जाता है, दिल खुद ही कहता है, मन खुद ही कहता है। जब भी तुम्हारा मन या दिल दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखकर कहे वही तो है, जब भी दिल से आवाज आए वही तो है, समझ लेना इक्विवेलेंट है। जब भी दिल ऐसा कह रहा हो वही तो है,
मतलब ससुरा इक्विवेलेंट है। जैसे समझो ये बेंजीन की दो कैकुलस स्ट्रक्चर्स, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। क्या कहता है आपका दिल? आप दिल से पूछो, आपका दिल कहेगा अरे वही तो है, इक्विवेलेंट है। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर सुनो सर, मैं दिल विल की नहीं सुनता, मैं तो दिमाग से काम लेता हूं, मैं बिल्कुल प्रोफेशनल हूं। तो आप तो टेक्निकल बताओ, क्या दिल दिल लगा रखा है आपने? ओके ओके ओके, देखो टेक्निकल जानना है, ओके टेक्निकल बताता हूं। अगर आपको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टेक्निकली जाननी है, कैसे पता लगता है कि दो इक्विवेलेंट आ रहे से? तो उसका सीधा फंडा क्या है? टेक्निकल फंडा। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपकी इच्छा हो वैसे घुमाओ, जैसी इच्छा वैसे घुमाओ, जैसी इच्छा वैसे घुमाओ, घुमा के अगर तुमने दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी, दे टू विल बी इक्विवेलेंट आरएस। दिस इज द टेक्निकल फंडा। जैसे टेक्निकल से समझाता हूं, मेरा तो खैर दिल ही बताया था कि भैया इक्विवेलेंट है कि नहीं, बट आपका दिल नहीं बता पाता। तो सुनो, मैंने एक लाइन डाली यहां पर और इस लाइन के अक्रॉस मैंने इसको यूं पलट दिया, ऐसे घुमा दिया। जैसे ही घुमाऊंगा तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? तो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपकी इच्छा हो वैसे घुमाओ, घुमा के अगर दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बना दी, दे टू आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। तो आप देख लेना कि भाई आपको क्या सूट करता है। मेरा तो दिल कहता है वही तो है, जब भी कहे वही तो है, इक्विवेलेंट है। वरना टेक्निकल फंडा क्या? रोटेट एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाय एनी मीन, इफ यू गेट सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे टू आर इक्विवेलेंट। और जब भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, स्टेबिलिटी सेम, पोटेंशियल एनर्जी सेम, सेम कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब दीज टू आर इक्विवेलेंट। तो फर्स्ट और सेकंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दीज टू आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट। जैसे और बताता हूं तुम्हें, ये तो एग्जांपल हो गया एक, फर्स्ट एग्जांपल। और बताता हूं एग्जांपल नंबर 2। जैसे ये देखो, अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई थी पॉजिटिव पाई कॉन्जुगेशन की, ट्राइंगल में, पेंटागन में, तो ऐसी बनती थी। देखिए तीनों को देखकर आपका दिल कहेगा वही तो है। कह रहा है कि आपका दिल ऐसा कह रहा है कि वही तो है। अब सुनो, एक जनाब ससुरे जीरेड अनजीरेड लिया है, उसको खुद को नहीं पता कि जीरेड अनजीरेड किसे कहते हैं। सिमेट्री की बातें हैं, जीरेड अनजीरेड कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन है कि नहीं। भाई साहब हायर लेवल नहीं, नॉर्मल चीज, ठीक है? मुझे भी आता है जीरेड अनजीरेड। सुनो, तो जीरेड अनजीरेड नहीं, नॉर्मल नॉर्मल कह रहा है दिल अपने आप वही तो है। बट और बताऊं, तुम इनके सेंटर पॉइंट से एक एक्सिस पास करो यहां से और घुमा दो। तो अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट से एक एक्सिस पास करूं और जैसे स्क्रू ड्राइवर घुमाते हैं, अगर घुमा दो तो कभी ये यूं पकड़ के यूं घुमा दिया तो ये बन जाएगा, और घुमाया तो वो बन जाएगा। तो बहुत आराम से हम इसको घुमा घुमा के वो या इसको घुमा घुमा के ये बना सकते हैं। तो टेक्निकल क्या है? किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मर्जी आए वैसे घुमाओ, जैसी इच्छा वैसे घुमाओ। घुमाकर अगर आप दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देते हो तो भैया दे आर इक्विवेलेंट। तो दीज ऑल थ्री आर इक्विवेलेंट, ठीक है? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऑल थ्री आर इक्विवेलेंट। जैसे अब सुनो, ये जो अपना पुराना एग्जांपल है, इसमें तुम्हें कौन कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट लग रही है? जैसे मैं जो तुम्हें पेयर बता रहा हूं, तुम बताना इक्विवेलेंट है कि नहीं, मेरी बात का आंसर देना। फर्स्ट और सेकंड मेरे को इक्विवेलेंट दिखती है, बताओ एम आई राइट और रॉन्ग? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। मुझे गलत बोल रहा हूं मैं? तुम सर को गलत बोल रहे हो, मैं सर हूं तुम्हारा। तुम छोटे हो मुझसे, तुम मुझे गलत बोल रहे हो, सोच लो। हाँ सर आप गलत हो, हाँ मैंने सच का साथ देंगे। हम बच्चे हैं, हम हमेशा सच बोलते हैं और सच का साथ देते हैं। आप गलत हो गलत हूं बेटा, गलत। फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है यार, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज्ड है, इक्विवेलेंट कैसे हो सकती है? दिल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है अलग अलग है। अच्छा आप बताना, सेकंड और थर्ड मेरे को लगता है इक्विवेलेंट है। क्या लगता है तुम्हें, सेकंड और थर्ड? एम आई राइट और रॉन्ग? सर फिर गलत बोल रहे हो आप। अरे यार आप अपने दिल से पूछो तो सही सर, यार ये देखो तो सही, ये वर्ड कितने क्लोज है, प्लस माइनस, और यहाँ पर कितने दूर है। दिल साफ साफ कह रहा है ये अलग अलग है। अच्छा अब बताना, फर्स्ट और फिफ्थ
फर्स्ट और फिफ्थ इक्विवेलेंट, एम आई राइट और रॉन्ग? फर्स्ट और फिफ्थ, हाँ अब सही सर, अब सही, बिल्कुल सर। फर्स्ट और फिफ्थ को आप देखो, दिल कह रहा है वही तो है, बिल्कुल। चाहो तो आप एक काम करो बेटा, इस एक्सिस से घुमा दो, इसको यूं घुमा दोगे तो ये मिल जाएगी, या यूं घुमा दोगे तो ये मिल जाएगी, बिल्कुल। फर्स्ट और फिफ्थ, इसका मतलब इक्विवेलेंट आरएस, और अगर इक्विवेलेंट आरएस है तो उनकी स्टेबिलिटी सेम होगी। इसका मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा बच्चा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा फर्स्ट और फिफ्थ की स्टेबिलिटी सेम, क्योंकि क्योंकि इक्विवेलेंट आरएस हैं, इक्विवेलेंट आरएस। अच्छा बच्चा, व्हाट अबाउट सेकंड एंड फोर्थ? क्या सेकंड एंड फोर्थ भी इक्विवेलेंट है क्या? हाँ, सेकंड एंड फोर्थ भी इक्विवेलेंट है। अगर मैं इस एक्सिस से घुमा दूं, यूं पलट दूं तो ये बनता है, या इसको यूं पलट दूं तो ये बनता है, बिल्कुल। इसका मतलब सेकंड और फोर्थ की स्टेबिलिटी भी सेम होगी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया स्टेबिलिटी का? फर्स्ट फिफ्थ ज्यादा स्टेबल है बट इक्वल है, फिर सेकंड फोर्थ, फिर थर्ड। बट इन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इन सब से भी ज्यादा स्टेबल कौन होगा, बता सकते हो क्या? इन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सिक्स्थ वाला, दैट इज द रियल हीरो। दे ऑल आर फर्जी। तो रियल इज रियल, रियल इज रियल, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। तो दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये दोनों भी आपस में इक्विवेलेंट। यार तुम्हें समझ में आता है मैं क्या बोलता रहता हूं? कभी मजाक करता हूं, कभी सीरियस होकर बोलता हूं, कभी डांट देता हूं, कभी गुस्से में पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें समझ में आता हूं? चलो चलो ठीक है, छाप लो छाप लो। आगे बढ़े बेटा, अब ये कॉपी करो तुम, इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर पकड़ना है ना बेटा, ये बहुत काम आएगा ऑर्गेनिक में आगे। तो दोनों चीजें मैंने बता दी। टेक्निकल टेक्निकल वो रूल लिख लेना तुम, मैंने लिखवाया नहीं, हाउ टू प्रेडिक्ट वेदर द गिवन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो मेरा तरीका है, दिल कहे वही तो है तो इक्विवेलेंट, बट आप टेक्निकल भी लिखना। इफ वी रोटेट एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बाय एनी मीन, इफ वी गेट सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दे टू आर इक्विवेलेंट। ये लाइन आप लिख लेना समझने के लिए, ठीक है। अरे आरुष कह रहे हैं सर मेरी आज 5 मिनट की क्लास छूट गई थी, आप ये पढ़ा क्या रहे हो? बेटा अब ये जब रिकॉर्डेड लेक्चर आए तब आप देखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब सब समझ में आ रहा है आरुष? फिर ठीक है, फिर ठीक है। अरे वाह, क्लास इतने छूटने के बाद भी आपको पूरा समझ में आता, आप तो महान हो बेटा। छाप लिया, आगे बढ़ूं? राइट, चलो अब सुनो। तो मेरे हिसाब से अब तुम्हें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी समझ में आ गई होगी। फ्राइस रूल आप बच्चों के लिए काफी नया है, तो उस पर मैं बेस्ड एक एग्जांपल कराता हूं, देखो। आप सबको पता है दिवाली के बाद गुलाबी सर्दी की शुरुआत हो जाती है। तो हल्की हल्की गुलाबी सर्दी जिसे हम कहते हैं कि सुबह शाम ठंडी होती है, तो गुलाबी सर्दी आ गई है। कई जगह तो फुल फ्लेजेड सर्दी चालू हो गई है, और सर्दी चालू हो गई तो वुलन्स बाहर आ गए हैं, पहले अलमारी में थे अब बाहर आ गए। तो आपने देखा होगा जब सर्दी खत्म हो जाती है तो आपकी मम्मी वुलन्स को सेफ्टी के साथ रखती है। कोई कोई गोली है जिसको वुलन्स में रखा जाता है, कोई बता सकता है कि वो कौन सी गोली होती है? हाँ, नेफ्थलीन बॉल्स, व्हाइट कलर की, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड में अलग ही स्मेल आती है, एरोमा, खुशबू आती है। तो नेफ्थलीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। तो मैं नेफ्थलीन की ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखो नेफ्थलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं? तो नेफ्थलीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं, तो हम लोग पता है कैसे बनाते हैं?
नेफ्थलीन में यहां पर पाई बॉन्ड लगाऊंगा, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड लगाऊंगा, तो ये बेंजीन, लेफ्ट वाले रिंग बेंजीन, राइट वाली भी बेंजीन। देखो इसको छुपाया तो ये बेंजीन, इसको छुपाया तो ये बेंजीन, तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लेफ्ट भी बेंजीन, राइट भी बेंजीन। अब एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, राइट है बेंजीन, लेफ्ट नहीं है बेंजीन, तो राइट है बेंजीन, लेफ्ट नहीं है बेंजीन। अब की बार लेफ्ट है बेंजीन, राइट नहीं है बेंजीन, तो ऐसे हम लोग नेफ्थलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। और यही फंडा होगा इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करने का। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो कैसे? अगर अपन ऑक्टेट की बात करें, सबका ऑक्टेट कंप्लीट। अगर न्यूट्रल और चार्ज की बात करें, भैया सारी की सारी न्यूट्रल। अब सारी न्यूट्रल है, चार्जेस नहीं है, तो रूल नंबर 3 भी काम नहीं कर रहा, 4 भी काम नहीं कर रहा। तो अब कैसे करें कंपेयर? ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, तो फिर फ्राइस रूल। और फ्राइस रूल ये कहता है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर ज्यादा होगी। बेंजीनॉइड मतलब बेंजीन अगर आपको दिखे, तो देखो इधर हाथ रखा तो ये बेंजीन, इधर हाथ रखा तो ये बेंजीन, इसका मतलब ये भी है बेंजीन, ये भी है बेंजीन, दो बेंजीन। यहां पर केवल ये है बेंजीन, ये नहीं है बेंजीन, तो नॉन बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड, एंड दिस इज बेंजीनॉइड। यहां पर ये भी बेंजीनॉइड, ये भी बेंजीनॉइड। यहां पर विच इज बेंजीनॉइड, राइट वाली बेंजीनॉइड की लेफ्ट वाली बेंजीनॉइड? तो लेफ्ट वाली बेंजीनॉइड। और दिस इज नॉट बेंजीनॉइड। तो फ्राइस रूल कहता है मोर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। तो फर्स्ट मोस्ट स्टेबल। सेकंड थर्ड में क्या करूं? क्या कहता है तुम्हारा दिल? कुछ कह रहा है क्या? क्या कह रहा है? वही तो है, वही तो है, तो वही तो है। तो फर्स्ट सेकंड इज इक्वल्स टू थर्ड, छाप लो उसको। ठीक है, तो ये है फ्राइस रूल बेटा। तो इसको कैसे देखना था तुम्हें? ऐसे देखना था कि भैया इसको अगर मैं देखता हूं तो इस रिंग में मुझे 3 पाई बॉन्ड नजर आते हैं ऑल्टरनेट, और इस रिंग को देखता हूं तो इस रिंग में मुझे 3 पाई बॉन्ड नजर आते हैं ऑल्टरनेट। तो ये भी बेंजीन दिखता है, ये भी बेंजीन दिखता है। यहां पर जब मैं इस रिंग को देखता हूं तो मुझे 3 पाई बॉन्ड दिखते हैं ऑल्टरनेट, तो बेंजीन दिखता है। बट इस रिंग को दिखता हूं तो इस रिंग में मुझे 2 ही पाई बॉन्ड दिखते हैं, ये वाला और ये वाला। यहां पाई बॉन्ड नहीं दिखता, तो ये नॉन बेंजीनॉइड। ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, चलो छाप लिया, आगे बढ़ूं। फालतू क्वेश्चन नहीं पूछो, किसी स्ट्रक्चर में बेंजीन नहीं है तो क्या है भैया, जो रूल्स आपको बताए गए हैं उनसे स्टेबिलिटी कंपेयर होती है, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चंस उस पर ही बेस्ड होते हैं, कुछ उटपटांग नहीं आते। तो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब हम लोग मूव करेंगे एक अलग टाइटल पे। तो टाइम कितना हुआ है? 10:34, मतलब हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। आज मैं तुम्हें कुछ अलग बात पढ़ाना चाहता हूं आगे बढ़ने के पहले। अब प्लस आर माइनस आर हमें प्रेडिक्ट करना है, बट उसके भी पहले कुछ और बातें। आज मैं तुम्हें ऑर्बिटल डायग्राम हम कैसे सोचते हैं, मॉलिक्यूल्स 3D में कैसे दिखते हैं, उस पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो काफी लंबा आपको समझना पड़ेगा, देखते हैं समझ में आता है कि नहीं आता है। तो मैं बेसिकली जो केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़ते हो उन्हीं मॉलिक्यूल्स की मैं चर्चा करूंगा, उन मॉलिक्यूल को 3D में मैं बना के बताऊंगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा मैं अलग जा रहा हूं, तो मैं यहां लिख रहा हूं ऑर्बिटल डायग्राम। और हम लोग किसकी बात करेंगे? हम लोग शुरुआत कर रहे हैं इथीन से। तो भैया आप लोग तैयार हैं समझने के लिए?
अब लिखना बंद कर दो, बिल्कुल अब लिखना बंद कर दो, अब ध्यान से सुनना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर 12th तक की समझनी है तो ये आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सफर आसान हो जाएगा, वरना कोई नहीं, गाड़ी लड़ खड़ाते हुए भी चलती है तो चलती तो रहेगी। तो ये इथीन है, राइट। अब इस इथीन को सोचते कैसे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। इसको 3D में हम कैसे देखें, कैसे इसका मॉडल बनाएं, तो उसके लिए पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। इसीलिए आपको केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन सिखाते हैं हम लोग। तो हाइब्रिडाइजेशन जब आप निकालते हो तो इस कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन का भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब मैं कार्बन से सोचना चालू करता हूं, देखना जरा मैं सोचता कैसा हूं। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसे देखूं मैं तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है और p में 3 डब्बे होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे देखूं तो भैया 2 ही अनपेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड है तो 2 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन हमें तो बॉन्ड 4 बनाने हैं, इसका मतलब इसकी कोवेलेंसी को बढ़ाना पड़ेगा। तो ग्राउंड स्टेट में बात नहीं बनेगी, एक्साइटेड स्टेट में लाना पड़ेगा। तो C स्टार, तो 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में जंप करेगा, तो 2s1 2p3, s में एक इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और आप लोग जो पढ़ते हो कि भैया 2p में 2px है, 2py है, 2pz है और ये 2s है, ठीक। अच्छा, इसके बाद में हाइब्रिडेशन कराओगे तो 1s और 2p आप लोग काम में लेंगे। अब ध्यान देना जरा, सुनो। मेरी जनरली आदत होती है कि मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो फिक्स कर लेता हूं। मैं हमेशा जनरली इसको मैं एक्स एक्सिस लेता हूं, तो ये मेरी आदत ही है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाली, दिस इज वाई एक्सिस, और दिस इज जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ये वाली जेड एक्सिस है, ठीक है। तो मैं हमेशा इसको एक्स बोलूंगा, इसको वाई बोलूंगा और इसको मैं जेड एक्सिस बोलूंगा, राइट। चलिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, कार्बन पे sp2 हाइब्रिडेशन करवा रहा हूं। तो sp2 का मतलब क्या है, एक s और 2p मिलकर sp2 हाइब्रिडेशन कर लेंगे। तो मैं पहले तो px py pz हटा रहा हूं, कोई सा भी px हो सकता है, कोई सा भी py, कोई सा भी pz आप ले सकते हो। तो मैं 2s के साथ में 2p ले रहा हूं, तो कोई से भी 2p मैंने लिए और sp2 हाइब्रिडेशन करवाया। अब केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडेशन के रूल्स आपने पढ़े हैं कि हाइब्रिडेशन का नाम जो जो पार्टिसिपेट करते हैं उसके हिसाब से आता है। तो एक s और 2p पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो sp2 आ गया, जितने पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक जैसे ड्रेस पहनते हैं, एक जैसी शक्ल सूरत होती है, एक जैसा बोलते हैं, एक जैसे दिखते हैं, एनर्जी वाइज एक जैसे होते हैं। सबका नाम क्या होगा, sp2। अब nobody is s, nobody is p, they all are sp2। इनमें तीनों में एक एक अनपेयर्ड, ठीक। अच्छा, इसके बाद में एक 2p अभी फ्री बचा हुआ है जिसने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, दिस इज प्योर ऑर्बिटल, प्योर p ऑर्बिटल, ठीक है। इसने हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा। अब इसको 3D में देखते हैं कैसा होगा, तो ध्यान देना। तो मैं आपके लिए मॉडल बना रहा हूं। तो ये देखिएगा ये कैसा होगा, मैं यहां आके आपको बताता हूं। तो ये जो कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, वो ऐसा होगा। अब ध्यान देना, ये 3D में कैसा दिखेगा ये इस बात, आई थिंक नजर आ रहा हूं मैं, हाँ। ये 3D में कैसा दिखेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप s के साथ में कौन से 2p ले रहे हो, कौन सा p नहीं ले रहे हो। जैसे मैंने क्या करा, कार्बन पर py को इन्वॉल्व नहीं किया। अगर मैंने py ऑर्बिटल को इन्वॉल्व नहीं किया मतलब मैंने sp2 में एक s के साथ में px लिया और pz लिया। तो अगर x और z आप लेते हो तो जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे वो तीनों xz प्लेन में जाएंगे। xz प्लेन कौन सा है बेटा, ये x है और ये z है, तो xz प्लेन ये वाला है। तो अगर आप px और pz को इन्वॉल्व करते हो हाइब्रिडेशन में तो जो 3 sp2 मिलेंगे वो तीनों स्पेस में मिनिमम रिपल्शन पे कहां जाएंगे, किस प्लेन में जाएंगे, तो वो xz प्लेन में जाएंगे। आपने py को मान लो छोड़ दिया, तो ये 3D में ऐसा दिखेगा। ये देखिए, ये y एक्सिस ली थी मैंने, तो ये py ऑर्बिटल, क्योंकि आपने py को इन्वॉल्व नहीं किया तो ये दो लॉब्स आपको दिख रही है, एक लोब प्लस y में, एक लोब माइनस y में, तो ये 2py ऑर्बिटल। और xz प्लेन में ये 3 sp2 दिख रहे हैं, इनके बीच में एंगल 120 120 120, ठीक है। एक अनपेयर्ड यहां पर है, एक अनपेयर्ड यहां पर है, एक अनपेयर्ड यहां पर है और एक अनपेयर्ड 2p ऑर्बिटल में। ये कार्बन के हालात हैं।
अच्छा, कोई ठेका नहीं है कि आप एक्स और जेड को लो। मान लो किसी का मन है सर, मैं सर पीवाई को छोड़ने की जगह मैं पीएक्स को छोड़ दूं क्या सर? सर मेरे को पीएक्स अच्छा नहीं लग रहा सर, मैं उसको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेना चाहता सर। सर मैं वाई और जेड को हाइब्रिडाइजेशन में ले लूं क्या सर? ले ले बेटा, पीएक्स अच्छा नहीं लग रहा तेरे को, छोड़ दे। तो जब वो जनाब पीएक्स को छोड़ेंगे तो 3D में ये ऐसा दिखेगा। पीएक्स को छोड़ा तो प्लस एक्स और माइनस एक्स पर लॉप्स दिखेंगे, पीएक्स प्योर फॉर्म में छोड़ दिया उसने, तो उसने किसको इन्वॉल्व किया? वाई और जेड को। तो वाई और जेड प्लेन ये रहा, इस वाई जेड प्लेन में 3 sp2 दिखेंगे 120 के एंगल पे, 120 120 120, सिंपल। किसी का मन है सर, हाँ बेटा सर मैं पीजेड को छोड़ दूं, छोड़ दे, ले छोड़ दे पीजेड को। पीजेड को छोड़ेगा तो वो ऐसा कि ये जेड एक्सिस पर पीजेड दिखेगा, एक माइनस जेड एक प्लस जेड। किसको इन्वॉल्व किया उसने? एक्स और वाई को इन्वॉल्व किया, तो एक्स वाई प्लेन ये रहा, एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लेन में 3 sp2 दिखेंगे 120 के एंगल पे। तो चॉइस आपकी है यार, आपकी इच्छा उसको छोड़ो, आपकी इच्छा उसको लो, कोई भी दो पी ले लो, जैसा लोगे वैसा 3D में दिखेगा। मेरे लिए कन्वीनियंट रहता है ऐसा बच्चों को दिखाना, तो मैं क्या कर रहा हूं, पी वाई को छोड़ रहा हूं, एक्स और जेड को इन्वॉल्व कर रहा हूं। ये अब हमारा एक कार्बन एटम इथीन का बॉन्डिंग के लिए इंतजार कर रहा है, हाइब्रिडेशन कर चुका है। आपको पता है कि भैया हाइब्रिडेशन नाम की चीज जो होती है वो तो घर की बात होती है, तो इनमें जो डिस्क्रिमिनेशंस थे इन्होंने आपस में सुलझा ली है और अब एकदम बढ़िया, अब ये ओवरलैपिंग के लिए तैयार हैं, अब इंतजार कर रहे हैं। तो अभी ये बैठ जाते हैं थोड़ी देर, तब तक दूसरे कार्बन की देखते हैं क्या बातचीत होती है। अब दूसरा कार्बन एटम ये वाला, ये भी sp2, तो इसमें भी वही कलाकारी होगी, एक एस और 2 पी, हाइब्रिडेशन फलाना ढीगरा, वही सब बातें होंगी फालतू। तो देखते हैं कैसा होगा। चलो अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो सेकंड कार्बन है, इस सेकंड कार्बन पर मुझे एक पी ऑर्बिटल प्योर फॉर्म में छोड़ना है। तुम जो बोलोगे वो छोड़ दूंगा, तुम बोल के तो देखो, बोलो क्या छोड़ना है, कौन सा ऑर्बिटल यहां छोड़ दूं? ओके, तो कई बच्चे कह रहे सर इधर पीजेड छोड़ दो सर, पीजेड छोड़ दो सर। ठीक है बेटा, जो तू कहेगा वो छोड़ दूंगा, तू कहेगा दुनिया छोड़ दे, मैं दुनिया छोड़ दूंगा, तू बोल के तो देख एक बार दिल से। तो ये तूने कहा पीजेड, मैंने पीजेड छोड़ दिया, जा ठीक। चलो अब देखते हैं भैया, सुनो सुनो सुनो, तो इधर पीवाई छोड़ा था और आपके कहने पर, कुछ लोगों के कहने पर मैंने इधर पीजेड छोड़ दिया। अब जरा इथीन ट्राई करते हैं, अपन इथीन ट्राई करते हैं ना, तो इथीन ट्राई करते हैं। तो देखो ये sp2 ये sp2, तो sp2 sp2 ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक। अच्छा इसके बाद में ये sp2, तो इधर हाइड्रोजन आएगा अपने s ऑर्बिटल के साथ, स्फेरिकल 1s1, मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा, ले बना ले बना ले, तो sp2 s ओवरलैप, तो हाइड्रोजन अपना आया, मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा। अच्छा इतना बड़ा हो गया रे तू, बॉन्ड बनाएगा, अच्छा इधर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये देखो, तो ये आपने एस ऑर्बिटल के साथ आयो, मुझ भी बॉन्ड बनाऊंगा, ले बना ले बना ले, इधर भी हाइड्रोजन आया, आई एम हाइड्रोजन विद 1s1, मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा, तो ले बना ले sp2 एस ओवरलैप, ठीक। खुश खुश रहे बेटा, बस जीवन में खुश रहे तू, परेशान नहीं हो। मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा, ले बना ले, मैं भी बॉन्ड बनाऊंगा, ले बना ले बना ले बना, बस बना लिया। अब सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, तो सिग्मा स्केलेटन तो बन गया, सी सिग्मा बन गए, CH सिग्मा बन गए। अब ये दोनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, क्यों रे ससुरे बॉन्ड बना, अबे पागल हो गया, बॉन्ड कैसे बनेंगे, अपन दोनों 90 के एंगल पे, ये क्या होगी, बॉन्ड कैसे बना है 90 के एंगल पे, पाई बॉन्ड तो तब बनता है जब पैरेलल है। ये हमारी हालत किसने की भाई साहब, कोरोना काल के बैच ने की, M1 नाम का एक बैच हुआ करता था, M1 M2, उन्होंने की, उन्होंने क्या करा, यहाँ पीवाई छोड़ दिया, पीजेड छोड़ दिया, शक्ल देख रहे हैं एक दूसरे की, पूरा समाज हंस रहा है। क्यों किया रे तुमने इसके साथ ऐसा, तुमने अक्ल क्यों नहीं लगाई कि यहाँ पर पाइबॉन्ड बनाना है, तो पाइबॉन्ड तो तभी बनेगा जब यहाँ पीवाई छोड़ा तो यहाँ भी पीवाई छोड़ना था, यहाँ पीजेड छोड़ते तो यहाँ भी पीजेड छोड़ना था, तब तो पाई बनता। यहाँ पीवाई छोड़ दिया, यहाँ पीजेड छोड़ दिया, हंस रहे हैं एक दूसरे पे, तुम तो हंस रहे हैं, ये समझ में आई बात? तो फिर कॉमन सेंस रखना था कि नहीं रखना था बेचारे, ऐसे नहीं, अगर इधर पीवाई छोड़ा तो यहां भी पीवाई छोड़ो, तब जाके पीवाई पीवाई पैरेलल आएंगे और लेटरल ओवरलैप होगा और पाई बॉन्ड बनेगा, तो ऊपर वाली लॉब में ओवरलैप होगा और पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये पाई बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड बना,
ठीक है, नीचे वाली लॉब्स में ओवरलैप होगा और पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये पाई बॉन्ड बना। तो प्लीज 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 लोगों को हंसने का मौका ना दें, ठीक है। हाँ, कभी तुम्हारा मन है कि सर मैं इधर पीजेड छोड़ दूं तो इधर भी पीजेड छोड़, पीजेड पीजेड छोड़ेगा तो मॉलिक्यूल ऐसा दिख जाएगा, क्या समस्या। किसी का मन है सर पीएक्स पीएक्स ले पीएक्स पीएक्स, तो छोड़ो कुछ भी, उससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन जो यहां छोड़ो वो यहां छोड़ना, तभी पाई बनेगा। उल्टे काम नहीं करना, यहाँ पीएक्स तो यहाँ पीवाई, यहाँ पीवाई तो यहाँ पीजेड, फिर तो लोग ही हंसेंगे। समझ में आता है मैं क्या पढ़ाता हूं। ठीक है। एक कलाकार कह रहा सर निंजा टेक्निक। राइट राइट राइट, ठीक है। चलो, तो बात समझ में आई बेटा। इथीन 3D में ऐसे हम देखते हैं, तो मैंने आपको फील करवा दिया इथीन हम कैसे देखते हैं। इसको लिखने में की जरूरत नहीं है, कोई लिखने की जरूरत नहीं। क्या लिखो इसमें, ओ आता तो है सब, फालतू क्या लिखना इनको, ये तो खून में होने चाहिए। अब एक काम करते हैं, अब हम एक काम करते हैं, ये देखते हैं क्या है ये कॉन्जुगेटेड डाइईन। मतलब मैं दो इथीन, तो सुनो, एक इथीन एक और इथीन बनाता हूं मैं, एक और इथीन, और दोनों को जोड़ दूंगा, एक और इथीन। तब तक तुम पानी वानी पी लो आराम से। चाय वाय बनवा लो मम्मी से, मम्मी मेरा दूध बना दो, चाय बना दो। मैं तब तक ये मॉडल बना रहा हूं। तुम लोग ऑफलाइन होते तो मैं तुम में से किसी को बुला लेता यहां पर, क्या जा बेटा मॉडल बना। देखो बच्चों, ये एक इथीन, ये दूसरी इथीन। अब इन दोनों को जोड़ते हैं जरा, इन दोनों को जोड़ते हैं, तभी तो डाइईन बनेगी। तो डाइईन बनाता हूं मैं, ध्यान देना। तो डाइईन बनाने के लिए मैंने क्या करा, इधर से एक बॉन्ड खाली किया, इधर से एक बॉन्ड खाली किया। मतलब खाली किया मतलब सीएच बॉन्ड नहीं बना रहे। तो यहां पर sp2 और इधर भी sp2 होगा, sp2 ओवरलैप। ये देखिए आप, ये देखिए, दिस इज डाइईन सिस्टम। रुको रुको रुको, अभी बात खत्म नहीं मेरी, अब यहां समझने वाली बात है बेटा। ये जो है ना, ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये वाली चीज दो तरीके से बन सकती है। हाँ, दो तरीके से बन सकती है। कैसे, इस वाले सेगमेंट में जब तूने पाई बनाया तो मान लो पीवाई पीवाई से बनाया। इधर किसी का मन है कि सर मैं पीवाई पीवाई से नहीं बना रहा, मैं पीजेड पीजेड से बना रहा हूं, बना सकता है। ये पीजेड पीजेड देखो, जेड एक्सिस मानी थी ना अपने, पीजेड पीजेड। तो एक ऐसे भी मॉलिक्यूल बन सकता है कि इधर इधर पीजेड पीजेड हो और इधर पीवाई पीवाई हो। ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, इधर पीवाई पीवाई, यहां भी पीवाई पीवाई, दोनों हो सकते हैं। लेकिन पता है ज्यादा अच्छा कौन सा है बेटा, ज्यादा अच्छा ये वाला है, पीवाई पीवाई। क्यों ज्यादा अच्छा है, इसको ध्यान से समझना। जब ये पीवाई पीवाई इस तरीके से होगा, इधर भी पीवाई पीवाई, इधर भी पीवाई पीवाई, मतलब सारे के सारे अगर पीवाई पीवाई हैं तो ये सारे के सारे कार्बन एटम सेम प्लेन में आ गए। जब सेम प्लेन में आएंगे तो इनमें रेजोनेंस होगा। हाँ हाँ हाँ, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी ऐसी ऐसी। हम लोग कहते हैं ना दोनों पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हैं, तो ये देखिए, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी, इसी को कहते हैं रेजोनेंस। पता है ये क्या हो रहा है, अब समझना। ये ससुरा पाई बॉन्ड कैसे बना बीच में, तो ये तभी बनेगा जब यहां पीवाई है, यहां पीवाई है, तो ये बन जाएगा। बताओ कैसे बनेगा। यहां की जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आप एक काम करो, किसको दे दो, उस कार्बन को दे दो। जा रहे उधर जा, जा उधर जा, बस उधर जा। ये तो इन जनाब को अपन ने क्या करा, लोन पेयर दे दिया, तो इनके पी ऑर्बिटल में लोन पेयर आ गया, ये बेचारे पी ऑर्बिटल खाली हो गया। अच्छा, ऐसे ही यहां का पाई पूरा डेंसिटी इधर देकर, ये देखिए, दिस इज पाई बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड, यहां नेगेटिव चार्ज, इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। इसीलिए आप लिटरेचर में पता है क्या पढ़ते हो,
मैंने शायद नहीं लिखवाया, बट आप पढ़ते हो रेजोनेंस के रूल में, ऑल द एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन सेम प्लेन। अरे ससुरे, उसका ये मतलब है कि जब चारों के चारों कार्बन एटम सेम प्लेन में होंगे तो उनके पी ऑर्बिटल पैरेलल आ जाएंगे, पैरेलल आएंगे तभी तो लेटरल ओवरलैप होगा रे। समझ में आई बात? अगर ये सेम प्लेन में नहीं होते, ये देखिए, ये सेम प्लेन में नहीं होते, अलग अलग प्लेन में होते, ऐसा होता कि इनका प्लेन अलग है, इसका प्लेन अलग है, तो बना ले बना पाई बॉन्ड। कैसे बनाएगा? यहाँ पी वाई है, यहाँ पी जेड है, 90 के एंगल पे, तब कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा। तो लिटरेचर में जो आप ये पढ़ते हो ना लाइन कि फॉर रेजोनेंस ऑल द एटम्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस मस्ट लाई इन सेम प्लेन, उसके पीछे का भावार्थ ये है कि जब वो सेम प्लेन में होंगे तो उनके पी ऑर्बिटल पैरेलल आ जाएंगे, और पैरेलल आ जाएंगे तो फिर उनमें लेटरल ओवरलैप आराम से हो पाएगा। क्या आपको उसका भावार्थ समझ में आया? हाँ, ठीक है। अब सुनो सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी में तो ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। कई तो सोचते होंगे यार कैसा अजीब टीचर है यार, ऐसा लगता है ससुरा खुद ही पढ़ रहा है, खुद ही पढ़ा रहा है। क्यों? सही बोल रहा हूं? कई तो ऐसे सोचते होंगे, मतलब अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, हमसे तो मतलब ही नहीं है। चलो देखो इधर, तो अपने को ये बात समझ में आ गई कि नहीं, चारों एटम सेम प्लेन में रहना है, सेम प्लेन में रहना है तो पी ऑर्बिटल जो होंगे वो पैरेलल आ जाएंगे तो पाई। लेकिन एक और बताऊं इंटरेस्टिंग बात, बेटा ये ऐसे हैं सेम प्लेन में, लेकिन ये तो भी कॉन्जुगेटेड डाइन ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। बताओ ये कैसे एग्जिस्ट करता है? ऐसे। यस यस यस, बिल्कुल। इसीलिए आप देखिए जिगजैग बनाया मैंने वहां पर, मैंने ऐसे नहीं बनाया, ऐसे नहीं बनाया, ऐसे नहीं बनाया, हमने इसको ऐसे बनाया। इसका कारण बताऊं? इसका कारण ये बच्चा, अभी भी लेटरल ओवरलैप आराम से हो जाएगा, पी वाई आराम से पाई बॉन्ड बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ये ऐसे रहता है तो कहीं ना कहीं रिपल्शन है। ये देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन आपस में बात कर रहे हैं, हाय हाय, ये देखो ससुर है, वैन डर रेडियाई क्रॉस हो गई तो छूछा हो रही है, फूफा हो रही है, फू फू ऐसा हो रहा है, तो रिपल्शन हो रहा है। तो ये ऐसे नहीं, इसीलिए ये ऐसे रहना पसंद करेंगे, दूर रहना पसंद करेंगे। तो दिस ट्रांसॉइड, इसको बोलते हैं ट्रांसॉइड, कि दोनों पाई बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो सच कंफर्मेशन इज बेटर देन दिस वन। दिस इज सिसॉइड जब दोनों ऐसे, लेकिन जब दोनों ऐसे रहते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों हाइड्रोजन जरूरत से ज्यादा स्पेस में पास आ रहे हैं, और स्पेस में पास आ रहे हैं तो इनकी वैन डर वाल्स रेडियाई क्रॉस हो रही है। तो पीरियोडिसिटी में शायद आप पढ़ते हो, वैन डर वाल्स रेडियाई करके एक टर्म होती है जिसमें आपको पढ़ाते हैं कि दो एटम के बीच की डिस्टेंस फिक्स है, उससे ज्यादा अगर ससुरे क्लोज आए तो उनमें फूफा चालू हो जाती है, उनमें रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करना चालू कर देते हैं। तो अभी फूफा चालू हो गई तो दिस इज नॉट गुड। तो ऐसा, इसका मतलब ये जो कॉन्जुगेटेड डाइन होगा वो ऐसे एग्जिस्ट करेगा एक्चुअली। बात समझ में आई? ओके ओके, राइट 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 राइट, चमक गया, परफेक्ट परफेक्ट। ये चमकना क्या होता है समझ नहीं आता मेरे। चलो, तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज मोर स्टेबल। तो तुम्हें अब कॉन्जुगेटेड डाइन समझ में आ गया, और मेरे हिसाब से रेजोनेंस का फील आया कि अपन कैसे पाई का मूवमेंट कराते हैं, तो पाई कैसे बनते हैं, क्या होता है, क्यों अपन पी ऑर्बिटल का क्या लफड़ा है, ये सब। अब अपन बेंजीन बनाते हैं, बेंजीन, माय फेवरेट बेंजीन, बेंजीन। अब बेंजीन को 3D में देखते हैं। सुनो, बेंजीन को मैं बिना मॉडल के ऐसे हवा में बनाता हूं, देखते हैं तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। तो ये बेंजीन तुम्हें यहां हवा में दिखेगी, अगर तुमने जैसा मैंने कहा वैसा देखा तो आर यू रेडी? मैं तुम्हें बेंजीन हवा में बताता हूं, राइट? चलो रेडी, देखते हैं कितने लोगों को बेंजीन दिखती है। तो पहले तो गहरी लंबी सांस ले लो, 2-4 बार अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो फटाफट, ताकि ब्रेन को ऑक्सीजन जाए, फिर अपन चालू करेंगे। तो फूफा कर लो तुम भी आराम से, कर लिया? गहरी लंबी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, फिर गहरी लंबी सांस लो, छोड़ो। देखो, ध्यान देना, बेंजीन में 6 कार्बन हैं, ओके? हर एक कार्बन sp2 है, तो मैं हर एक कार्बन पे क्या कर रहा हूं, पी वाई छोड़ दूंगा, पी वाई छोड़ दूंगा, तो यहां पर पी वाई छोड़ूंगा तो एग्जैक्ट प्लेन में 3 ऑर्बिटल बनेंगे और वो ओवरलैप करेंगे। तो ध्यान देना, बेंजीन बना रहा हूं मैं ध्यान से। तो यहां पर कार्बन सांस लेता हुआ नजर आएगा, ध्यान से देखना।
इधर आता हूं पास में तुम्हारे। ब्लिंक कर रहा है कार्बन, ठीक है, तो बिल्कुल अभी डिस्टर्ब नहीं होना। तो यहां पर कार्बन ब्लिंक कर रहा है, राइट। अब इसके 3 सिग्मा बॉन्ड्स, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन। अब मैं कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा हूं, ध्यान देना। कार्बन, 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 कनेक्टेड विद इनिशियल कार्बन। अब हाइड्रोजन बना रहा हूं, 2 हाइड्रोजन एक साथ बनाऊंगा, एच, एच एच, 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 ठीक है। अच्छा, अब पी ऑर्बिटल बना रहा हूं। पी ऑर्बिटल हर एक प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो पी ऑर्बिटल 2 लोब, ऊपर लोब, नीचे लोब, ऊपर लोब, नीचे लोब। हम्म, 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 एक एक इलेक्ट्रॉन, टिक 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 टिक, राइट। अब पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड कैसे बन सकता है इन दोनों में? तो यहां पाए, इन दोनों में, तो इन दोनों में पाए, तो इन दोनों में पाए। फर्स्ट कैकुलस स्ट्रक्चर, पाई, पाई, पाई। अगर इन दोनों में पाई बन सकता है तो इधर भी तो बन सकता है। अगर इधर बना तो पाई, पाई, पाई। इसका मतलब इधर भी पाए, इधर भी पाए, इधर भी पाए, उधर भी पाए, ये पाए, ये पाए। अरे वाह, डी लोकलाइज लूप। समझ में आया बेंजीन? कितने लोगों को दिख गया? कितने लोगों को बेंजीन दिखा? परफेक्ट, कलरफुल ऑब्जर्व किया। अरे वाह यार, वाह वाह वाह, चलो बहुत ही बढ़िया। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। तो जिनको दिख गया इट्स ओके, जिनको नहीं देखा, अरे क्या करना आपने बेंजीन, अपने काम का ही नहीं जीवन में, तो अपने को देखना भी नहीं, ओ क्या करना फालतू। तो नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, मत परेशान हो। अब जब 3D में नहीं दिखा तो 2D में देखते हैं ना, जब 3D में दिख ही नहीं रहा तो क्या करें? काय के लिए दोबारा? कोई दोबारा नहीं, क्या काम है अपने दोबारा। देखो बेटा, बेंजीन ऐसा होता है, ये सिग्मा स्केलेटन, और हर एक प्लेन के परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल, एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, ये, ठीक है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन, और ये लेटरल ओवरलैप, ये लेटरल ओवरलैप, ये लेटरल ओवरलैप, ठीक है। एक कैकुलस स्ट्रक्चर ये रही। अच्छा, दूसरी कैकुलस स्ट्रक्चर, दूसरी कैकुलस स्ट्रक्चर यहाँ, तो इसका ऑर्बिटल व्यू कैसा, ऐसा होगा। तो जिनको 3D में नहीं दिखा मत परेशान हो रहे, कुछ नहीं, 2D में देख लो, क्या फर्क पड़ता है, 2D में तो समझ में आ ही रहा है ना, क्या काम 3D का। समझना था तो उसी वक्त समझना था। तो क्या, इधर पाए, इधर पाए, और इधर पाए, राइट। अच्छा, एक्चुअल क्या होता है? एक्चुअल तो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड ऐसा होता है बेटा। एक्चुअल में रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होता है, तो वो ऐसा होता है, मैं यहाँ बनाता हूँ। ये अब आपको ये जरूर कॉपी करना है। रेजोनेंस हाइब्रिड आपका ये, दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ऑर्बिटल वाइज अगर देखें तो ये कैसा होगा?
ऑर्बिटल वाइज इधर पाए, इधर पाए, इधर पाए, तो पाए और भी बन सकता है, इधर पाए, इधर पाए और इधर पाए। दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो इसको जरूर आप बनाइए, कॉपी करिए बेटा। ठीक है, 2D में तो सबको समझ में आ ही रहा है। तो ये बेंजीन का ऑर्बिटल व्यू, पहले आप ये बनाइए, फिर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना। बनाओ जरा। हाँ, इसको नोट करिए बेटा, इसको नोट करिए। इसका मॉडल, चल मैं मॉडल बनाता हूं, बनता है क्या मेरे पास इतने कार्बन है क्या, देखता हूं मैं मॉडल बनता है क्या। तब तक तुम ये कॉपी करो, अगर मॉडल बन जाएगा तो सबको दिख जाएगा। अगर मॉडल बन गया तो जिनको नहीं दिखा उनको भी दिख जाएगा। देखते हैं मॉडल बनता है कि नहीं। बिल्कुल, ये रहा बेंजीन। पाई बॉन्ड कम है यारों, ये रहा बेंजीन। दिस इज बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर पाइप कम है भाई मेरे पास, तो यहाँ पाइप महसूस कर ले। ये पाइप यहाँ पर एच, एच भी कम है मेरे पास। एच है क्या, देखें। एच भी यार, ये देखो एच की हालत क्या हो गई है बेटा। ये एच की डंडी टंगड़ी टूट गई, छोटा सा एच, सब टूट गया। बहुत पुराने मॉडल हैं यार ये ले, फिर अभी एक टूट गया, देखो फिर से जा ही नहीं रहा है। यहाँ पाए तो ये रहा बेंजीन। ठीक है, तो ये बेंजीन, इसको मैं तुम्हें यूं दिखाता हूं, इधर पीछे ही पाए। अब सुनो, एक केकुलर स्ट्रक्चर ये रही, यहाँ अब यहाँ भी तो पाए बन सकता है। यहाँ पाए बनता है तो दूसरी केकुलर स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी ऐसी। तो ध्यान देना, एक पाए यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो दूसरा पाए यहाँ, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ, ये यहाँ। तो एक्चुअल में क्या, पूरा घूम रहा है, पूरा घूम रहा है। आई थिंक आप सबको दिख गया, अब सबको दिख गया। परफेक्ट। टिल्ट रखूं, ये ऐसे और अच्छा दिखेगा, ऐसे तुम्हें और अच्छा दिखेगा। हाँ, ऐसे अच्छा दिखेगा यहाँ। लेकिन पाए यार, वो मेरे पास पाइप नहीं है बेटा यार, थे वो घूम गए। तो यहाँ भी पाए है, ठीक है ना। या तुम कहो तो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लगाता हूँ, एक पाए यहाँ लगाता हूँ, चलेगा। तो ये तुम्हें और अच्छा दिख जाएगा। हाइड्रोजन भी मस्ती कर रहे हैं यार। आई थिंक आप देखो जरा, दिख गया। हाँ, तो देखो यहाँ पर पाए बन रहा है, तो एक सिचुएशन यहाँ भी तो पाए बन सकता है। तो ये देखिए, ये पाए, अब की बार इधर पाए, और इक्विवेलेंट आरएस, कहा था ना बेंजीन में इक्विवेलेंट आरएस है। तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस एक्सिस से मैं घुमा दूं तो दूसरी बनी कि नहीं बनी, दे टू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, ये मॉडल कहां से खरीदे हैं बेटा, आप चाहो तो मुझसे ले सकते हो, चिंता नहीं, आप मुझसे ले सकते हो। ये जो एक हाइड्रोजन है ना, ये वाला, ये ज्यादा नहीं, 1 आध लाख रुपए का आता है। ये 1 लाख रुपए का हाइड्रोजन है ये एक। क्या, एक बात बोलूं बच्चों, मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए, मतलब आप बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको मैं पढ़ाता हूँ, उनके लिए अनमोल चीज है। इसकी कोई कीमत लगा ही नहीं सकता, क्योंकि ये मॉडल से तुम्हें जो व्यू मिला है, जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गया, उससे ऑर्निक कितनी अच्छी समझ में आएगी। और ऑर्निक जब अच्छी समझ में आएगी, आप अच्छा स्कोर करोगे, अच्छी जगह से अपना बीटेक करोगे, जिंदगी बन जाएगी यार। तो ये तो मेरे लिए, आपके लिए अनमोल है बेटा। चलो चलो चलो, ठीक है। लेकिन अपन ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ेंगे यार, सीरियस होकर पढ़ाने में मेरे को मजा नहीं आता ना, तुम्हें मजा आता है पढ़ने में। छापो रेजोनेंस हाइब्रिड। चलो छाप लो बेटा। अब जैसे तुम्हें ये बेंजीन का 3D व्यू दिखा ना, तो इसको मैं एनिलीन, और फिर देखना आप कितनी चीजें तुम्हें समझ में आएगी, इतनी बढ़िया समझ में आएगी तुम्हें।
फटाफट छापो। अब अपन एनिलीन को 3D में देखेंगे। डन। चलो बच्चों, तो ये बेंजीन अपन ने 3D में देखा। अब अपन एक काम करते हैं, एनिलीन को 3D में देखते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें एनिलीन दिखाता हूं, तो इसी को मैं कोरिलेट करूंगा एनिलीन से। तो एनिलीन के अपन नई स्लाइड लगाते हैं। एनिलीन देखो, अब मैं कैसे आराम से बनाते चला जाऊंगा और तुम्हें किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स महसूस होंगी, उसकी फील आएगी। ये अपना एनिलीन होता है बेटा। तो अपन एनिलीन को 3D में बनाना चाहते हैं। अब मॉडल नहीं, अपन तो ऐसे ही देख लेते हैं। बेंजीन दिख रहा है ना, तो बेंजीन को 3D में अपन सबने देख लिया, तो अपन बेंजीन बनाते हैं पहले। तो भैया पहले बेंजीन बनाओ। तो बेंजीन अपन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, और पी ऑर्बिटल बनाते हैं फटाफट। ठीक है, ये पी ऑर्बिटल, राइट। और इनमें लेटरल ओवरलैप चल ही रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन, और बढ़िया लेटरल ओवरलैप चल रहा है। तो मैंने इसको बना दिया, ये लेटरल ओवरलैप चल रहा है। ठीक है, अब समझो बच्चों, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को अपने को सोचना है, तो पहले नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन निकालते हैं। बेटा अब हाइब्रिडेशन निकालने में एक लफड़ा है। सुनो सुनो सुनो, तुम्हें मैं हाइब्रिडेशन पूछूंगा, तुम गलत निकाल दोगे। तुम लोग पता है क्या सोचोगे? तुम लोग सोचोगे कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3 है, sp3 है, बट नहीं, ये sp2 है। तो हाइब्रिडाइजेशन में मैं तुम्हें एक कहानी, एक चीज बताता हूं लोन पेयर के बारे में, वो ध्यान रखना। लोन पेयर को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में लें या ना लें, केमिकल बॉन्डिंग में आपने जो भी लोन पेयर देखे हैं वो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होते थे, इसीलिए आपने वहां पर कॉन्जुगेशन का कोई कुछ पढ़ा नहीं था। लेकिन अगर लोन पेयर लफड़े में है, कॉन्जुगेशन मतलब लफड़े में है, तो याद रखना हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त, हाइब्रिडाइजेशन निकालते वक्त, क्योंकि हाइब्रिडेशन में आप सिग्मा बॉन्ड भी लेते हो, लोन पेयर भी लेते हो, तो लोन पेयर को आपको हाइब्रिडेशन में लेना है कि नहीं लेना है वो देख चेक करना, लफड़े में तो नहीं है ना। अगर आपको कोई लोन पेयर लफड़े में दिखता है, पाई बॉन्ड के साथ लफड़े में या कहीं पर लफड़े में दिखता है, लफड़े वाले लोगों को मत लो अपने साथ, बेकार। तो अगर लोन पेयर लफड़े में है, छोड़ो उसको यार, लफड़े में यार फालतू टाइम वेस्ट काहे के लिए कर रहे हो, छोड़ दो उसको, उसको छोड़ के हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करो। हाँ, तो कोई तुमसे पूछे एनिलीन में इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताइए, लोन पेयर तो लफड़े में, ये देखो ये रहा लफड़े में। और अगर लफड़े में है तो छोड़ दो यार, लफड़े में तो टाइम वेस्ट मत करो, छोड़ो, ऑलरेडी लफड़े में, छोड़ो उसको। तो 3 सिग्मा लोन पेयर को इन्वॉल्व नहीं किया, हाइब्रिडेशन विल बी sp2, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे सोचो इधर देखो, जैसे ये पायरोल है, इसमें हमें इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन निकालना है। सपोज निकाल के बताओ मुझे, पायरोल के नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो 3 सिग्मा दिख रहे हैं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। अब अपने को लोन पेयर के बारे में सोचना है, तो कमल सर ने एक बात बताई, अगर किसी एटम का लोन पेयर लफड़े में है, अवॉइड इट, छोड़िए उसको, हाइब्रिडेशन में छोड़ दो। तो 3 सिग्मा हाइब्रिडेशन विल बी sp2। मान लो बेटा ऐसा होता, सुनो, जैसे मैं इसमें चेंज कर रहा हूं, ये होता। अब इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताना है अपने को, यहां ध्यान देना, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताना है। तो इसमें सिग्मा कितने हैं? सिग्मा, ये सिग्मा है, डबल बॉन्ड में सिग्मा पाए, तो 2 सिग्मा तो अपने को दिख गए। अब अपने को लोन पेयर का देखना है, लोन पेयर दिख तो रहा है। अब लोन पेयर को मैं हाइब्रिडेशन में लूं कि नहीं लूं, इसके लिए चेक क्या करते हैं कि लफड़े में तो नहीं है, लफड़े में है कि नहीं वो कैसे चेक करते हैं, तुम्हें आता है। जब भी लोन पेयर का लफड़ा चेक करना, स्टार्ट फ्रॉम लोन पेयर है। अब इधर जाऊं कि नीचे जाऊं, बताओ, इधर जाऊं कि नीचे जाऊं लफड़ा चेक करने के लिए? नीचे। जब भी बाइफर्गेट होते हैं और अलग अलग दिखता है तो पाई की तरफ जाते हैं, बताया था मैंने। तो करेक्ट तरीका हमारा होगा है मतलब नहीं है, दिस लोन पेयर नॉट इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन, not in conjugation, and this lone pair is in conjugation. This is the difference between these two lone pair, this LP in conjugation.
हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर को लेना है कि नहीं लेना है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि लोन पेयर लफड़े में तो नहीं है रे। अगर लफड़े में है तो छोड़ दो, नहीं है तो ले लो। तो लोन पेयर को साथ लेना है कि नहीं लेना है, उसके लिए फंडा याद रखें। लफड़े में तो छोड़ दो, वरना साथ ले लो। बताओ भैया, इस लोन पेयर को साथ लें कि छोड़ दें? बताइए, साथ लें कि छोड़ दें? साथ लें कि छोड़ दें? हम साथ साथ हैं, तो हम साथ साथ हैं। तो स्टेट फैक्टर कितना है? 2 और 1 3। तो हाइब्रिडेशन विल बी sp2। समझ में आया लोन पेयर की कहानी? तो क्या फंडा हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर का? लफड़े में तो छोड़ दो, वरना हम साथ साथ हैं। ये लाइन लिख लो, केके सर डायलॉग। केके सर डायलॉग अबाउट लोन पेयर। केके सर डायलॉग अबाउट लोन पेयर कि भैया उसको हाइब्रिडेशन लेना है कि नहीं लेना है, whether we have to count loan pair in hybridization or not। तो उसके लिए सर का डायलॉग क्या? लफड़े में है तो छोड़ दो, वरना हम साथ साथ हैं। लिख लिया? लफड़े में है तो छोड़ दो, वरना हम साथ साथ हैं। वाह वाह, वाह वाह सर, वाह वाह। अरे कुछ नहीं, किस्से कहानी कविताएं हैं, और क्या, जीवन बस यही है। चलो भैया, ये पिरिडीन कहलाता है। ये तो इमिडाजोल है वैसे, पर छोड़ो उसको। पिरिडीन के नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बताओ। इसका हाइब्रिडेशन बताओ। बताओ भैया, हम साथ साथ हैं कि छोड़ दो? तो भैया लोन पेयर नॉट इन कॉन्जुगेशन, एलपी नॉट इन कॉन्जुगेशन। एलपी नॉट इन कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन मतलब हम साथ साथ हैं, तो 2 सिग्मा लोन पेयर, हाइब्रिडेशन विल बी sp2। ठीक है, जैसे और हाइब्रिडेशन निकाल के बताओ मुझे। इसमें ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा बताओ? ये फ्यूरेन है, ये थायोफीन है। बताइए हाइब्रिडेशन, बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश। राइट आंसर sp2। ससुर sp3 लिख रहे हैं कई कलाकार। अरे भाई साहब, काश जो मैं पढ़ाता हूं वो याद रहे, काश। मैंने जब कॉन्जुगेशन पढ़ाया था, मैंने कहा था किसी एटम का लोन पेयर अगर लफड़े में दिखे तो, और एक से ज्यादा लोन पेयर हो, तो पूरे खानदान को लफड़े में मत लेना। बोला था कि नहीं बोला था? फिर तुमने पूरे खानदान को उठा के लफड़े में ले लिया। अगर कॉन्जुगेशन दिख भी रहा है तो एक ही लोन पेयर को कॉन्जुगेशन में लेंगे, तो एक लोन पेयर को हम कॉन्जुगेशन में लेंगे। तो सपोज इसको मैं कॉन्जुगेशन में ले रहा हूं, इन कॉन्जुगेशन, तो दूसरे को नॉट इन कॉन्जुगेशन लेना है, नॉट इन कॉन्जुगेशन लेना है। तो अगर एक एटम पर एक से ज्यादा लोन पेयर और कॉन्जुगेशन दिखता है तो मैक्सिमम एक लोन पेयर को ही कॉन्जुगेशन में लेंगे। और ऐसा भी नहीं करना सर, सर ये इधर कॉन्जुगेशन में वो इधर कॉन्जुगेशन में, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो अब समझ में आएगा, क्योंकि मैं ऑर्बिटल डायग्राम तुम्हें सिखा रहा हूं, ठीक है, तो अभी समझ में आ जाएगा। बट ये याद रखें, एक को कॉन्जुगेशन ले, दूसरे को ना लें। तो जिसको कॉन्जुगेशन में ले रहे हो उसको छोड़ दो, जिसको नहीं ले रहे उसको ले लो। तो साथ ये आएगा, ये नहीं। तो क्या होगा? 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर आपको लेना है तो 3, तो हाइब्रिडेशन sp2। ठीक है। तो मेरे डायलॉग तुम भूल जाते हो यार। यहां पर भी वही कॉन्जुगेशन दिख रहा है, तो एक लोन पेयर को कॉन्जुगेशन लेंगे, दूसरे को नहीं लेंगे। तो एक कॉन्जुगेशन में क्या, तो छोड़ दिया, जो जिसको नहीं लिया वो साथ है, तो 2 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो 3 हाइब्रिडेशन विल बी sp2। समझ में आई बात?
परफेक्ट। चलो, तो यह लोन पेयर वाली बात बिल्कुल याद रखिएगा, लोन पेयर लफड़े में है तो छोड़ दो, वरना साथ साथ हैं, पूरे खानदान को लफड़े में ना लें। चलो, अब मैं तुम्हें ऑर्बिटल डायग्राम बता रहा था, मैं क्या बताने लग गया यार। कहां से कहां पहुंचे हम। चलिए, तो मैं नाइट्रोजन पे बात कर रहा था, तो नाइट्रोजन का हाइड्रेशन sp2 है। अब सुनो, नाइट्रोजन का हाइड्रेशन sp2 है तो ये कैसा क्या दिखेगा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3, s में लोन ये 2 इलेक्ट्रॉन और p में एक एक एक। अब ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, अब कहानी में ट्विस्ट। हाइब्रिडेशन क्या करवाना है, हाइब्रिडेशन करवाना है sp2, 3 sp2 बनेंगे और तीनों sp2 बॉन्ड बना रहे हैं, तीनों sp2 बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब तीनों sp2 में एक एक अनपेयर्ड होना चाहिए। तो क्योंकि आपको sp2 में s को इन्वॉल्व करना है और s अनपेयर्ड रखना है, तो यहां पर फिर नाइट्रोजन को एक्साइटेशन स्टेट में लेके आएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर भेज रहा हूं मैं, 2s1 2p4, s में एक ही रख रहा हूं और p में 4। ठीक है। अच्छा, अब जिस p में लोन पेयर है उसको तो छोड़ दो, बाकी 2p और एक s को लेकर sp2 करवा दो, क्योंकि 3 sp2 मिलकर सिग्मा बॉन्ड तभी बना पाएंगे जब तीनों में एक एक अनपेयर्ड हो। तो ये 3 sp2, तीनों में एक एक अनपेयर्ड, और ये p में लोन पेयर, तो 2p ऑर्बिटल में लोन पेयर। समझ में आई बात, समझ में आई बात क्या करा मैंने। चलो अब 3D में देखो क्या होगा, सुनो। इसका मतलब नाइट्रोजन के ये जो 3 sp2 हैं ये बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड कैसे बनाएंगे, ये भाई जी सिग्मा बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ, ये भाई जी सिग्मा बॉन्ड बना लेगा H के साथ, ये भाई जी सिग्मा बॉन्ड बना लेगा H के साथ। तो ऐसा होगा कुछ, ये H के साथ, ये H के साथ, ये C, तो तीनों sp2 एंगेज हो गए, तीनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, सिग्मा बॉन्ड बन गया। इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा क्या, 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल जिसमें क्या है, लोन पेयर। समझ में आई बात। इसके बाद पता है आप रेजोनेंट, अब ध्यान देना, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हो, ऐसे। ये आपका तरीका होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो आपका तरीका क्या होता है बनाने का, ऐसे बनाते हो तुम। ये क्या हुआ, अच्छा, तो आपका तरीका क्या होता है, ये एज इट इज, ये एज इट इज, यहां तुम लोन पेयर बनाते हो, यहां पर डबल बॉन्ड और NH2 पॉजिटिव, ऐसा बनाते हो ना। आज मैं इसको फील करवाता हूं ये बनता कैसे, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, ये बना कैसे ससुरा, ध्यान देना। तो अभी सिचुएशन क्या है, एक 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 और यहां 2 इलेक्ट्रॉन। अब तुम इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना रहे हो, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बना रहे हो, तो ये पाई बॉन्ड बेसिकली कोऑर्डिनेट पाए है, या मैं यूं कहूं कि ये बनेगा कैसे, बैक बॉन्डिंग के थ्रू बनेगा। तो पता है क्या कर रहे हैं अपन, इसको बनाने के पहले इसको यहां शिफ्ट कर रहे हैं, बचाओ, याद है बचाओ। तो उसमें पता है क्या होता था, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन ये कार्बन पे गया, तो यहां पर हो गया लोन पेयर और ये हो गया खाली, और जैसे ही ये खाली p ऑर्बिटल हुआ तो इन दोनों के बीच में बैक बॉन्डिंग होगी ऐसे, तब ये पाए बनता है। और यहां पर आ गया लोन पेयर, इसीलिए हम लोग बोलते हैं यहां पर नेगेटिव चार्ज, तभी तो बोलते थे यहां लोन पेयर होगा। समझ में आया कैसे बनी वो RS। आई बात समझ में। हम्म, चलो, जिनको नहीं समझ में आया टेंशन मत लेना, काम का नहीं है, फालतू। तो नहीं समझ में आया तो इट्स ओके, कोई चिंता नहीं। अच्छा, उसके बाद अपन क्या करते थे, ये तो मैं रियल फील बता रहा हूं, RS बनाने का इंपॉर्टेंट है, RS बनाते आना चाहिए, वो तो तुम सबको आती है। अब उसको मैं महसूस करवा रहा हूं, महसूस हो रहा है ठीक नहीं हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग ऐसे करते थे, ऐसे। तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर किया, तो अगली बार हमने पता है क्या किया, अगली बार हमने ये वाला इलेक्ट्रॉन खाली करके यहां दे दिया, तो यहां आ गया लोन पेयर और ये बैक बॉन्डिंग करा दी उठा के, ये बैक बॉन्डिंग करा दी। तो ये देखो, यहां पर हमने पाई बनाया, ये जो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई वो ऐसे बनाते थे, यहां डबल, ये NH2 पॉजिटिव, यहां लोन पेयर, ऐसा। तो ये कैसे हुआ होगा, फिर से समझो कैसे हुआ होगा। अभी सिचुएशन क्या है,
हाँ जी, अभी सिचुएशन क्या है, सिचुएशन थी अभी हमारे पास कि यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पाए बन चुका है। अब इसको मैं यहाँ ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, यहाँ ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ तो मुझे खाली करना है, तो इसको खाली कर रहा हूँ मैं। तो मैंने क्या करा, इसको खाली किया पहले, और खाली करके, अरे खाली भी तो टूटी है, खाली किया और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर कर दिया, ठीक हो गया खाली, और फिर मैंने बैक बॉन्डिंग करा दी। ये तो यहां पाए है, यहां पाई है, यहां लोन पेयर आ गया, तो ये वाली आरएस हमें दिख रही है। तो इस तरीके से हम बनाते चले जाते हैं, ठीक है। राइट, चलो, तो इस तरीके से अपन वो आरएस वारएस बनाते हैं, तो वो फील आता है कि अच्छा ये कैसे आया होगा, क्या आया होगा। तो ये कहीं ना कहीं ऑर्बिटल व्यू आपको ऑर्गेनिक को समझने में और मदद करता है, इलेक्ट्रॉन्स को समझने में आपको काफी मदद ये करता है, ठीक है। अब इसमें क्या बनाओगे यार, मतलब ही नहीं है, ये तो बस समझने भर का था, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो और भी अच्छा। जो हमें नहीं आता वो एग्जाम में नहीं आता, हटाओ इसको। ये तो एक्चुअल फील करवा रहा था मैं, तो फील हुआ तो ठीक, और नहीं हुआ तो भी ठीक चलेगा, क्या है इसमें। ये सब तो बना चुके हैं, आरएस बनाना सबको आता ही है, वो तो पहले ही सिखा दी मैंने। तो इसको भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा क्या बना लो, इसका ऑर्बिटल व्यू बना लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, केवल ऑर्बिटल व्यू बनाइए इसका, दैट्स इट। बाकी हर एक आरएस का ऑर्बिटल व्यू बनाने की जरूरत नहीं है, वो समझा दिया मैंने एक बार। बस इतना सा काम कर लो, एनिलीन का ऑर्बिटल व्यू बना लो, दैट्स इट, ठीक है। दिस इज एनिलीन, और लोन पेयर कहां है, 2p ऑर्बिटल कंटेनिंग लोन पेयर, कंटेनिंग लोन पेयर, ठीक। चलो चलो चलो, आज के आनंद की जय हो। ठीक है, अब अगले लेक्चर में तुम्हें क्या करूंगा, पायरोल और पिरिडीन, इनके भी ऑर्बिटल डायग्राम आपको समझाऊंगा मैं। तो फिर तुम्हें वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्यों सर कहते थे कि पूरे खानदान को लफड़े में नहीं लेना है, वो सारी बातें अब धीरे धीरे तुम्हें क्लियर होंगी, ठीक है। 2 नाइट्रोजन वाले को इमिडाजोल कहते हैं, क्या करेगा रे तू, उसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। अब स्लाइड शो देख लो फटाफट। अच्छा, आज के डाउट सेशन में आईयूपीएससी का जो क्वेश्चन बैंक पेंडिंग है वो पूरा डिस्कस होगा, और उसके बाद में आपके कुछ अगर डाउट्स हैं, कुछ मुझसे बात करनी है, जो बात करना चाहते थे कई बच्चे, तो वो मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग डाउट सेशन में आ जाइएगा। 3:30 पर है, लिंक शेयर हो चुकी है शायद। स्लाइड नंबर 1, स्लाइड नंबर 2, स्लाइड नंबर 2। एक बार ऐसे ले लो, और एक बार थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर देता हूं बेटा, तो अच्छे से तुम्हारा स्क्रीनशॉट आ जाएगा। एक बार ले लिया, अब ये लो, अब ऐसे ले लो तो थोड़ा अच्छे से तुम्हें विजिबल हो जाएगा। मजा आ गया, थैंक यू सो मच बेटा, खुश रहो। चलो स्लाइड नंबर 3, 4, अब रुको, इसमें भी तुम्हें स्क्रॉल करके दे रहा हूं मैं, 2 बार स्लाइड लेना पड़ेगा। एक बार ऐसे लो, एक बार ऐसे लो, और फिर अब मैं इसको स्क्रॉल कर दूं। थैंक यू सो मच बेटा। अब एक बार ऐसे ले लो बच्चों, 2 तरह से ले लो इसको, ठीक है। जूम, अब यार मेरे को नहीं आता जूम आउट करना, जूम इन करना, जो आता है बस उसमें पढ़ लेते हो। चलो ये हो गया, और एक ये हो गया, बस इतनी स्लाइड्स हैं। चलो थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, टेक केयर।